सोने का फ्रॉक और चांदी का सैंडल। रानीगंज गांव में सोनाली अपने मामा मामी के साथ रहती थी। सोनाली जब 10 साल की थी तभी एक हादसे में उसकी मां का देहांत हो गया, जिसके बाद सोनाली की जिंदगी एकदम बदल गई। सोनाली के पिता घनश्याम का शहर में बहुत बड़ा बिजनेस था। वो अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते थे और वह सोनाली को इस हाल में अकेला घर में छोड़ना भी नहीं चाहते थे। तभी मौके का फायदा देखकर सोनाली की मामी निर्मला घनश्याम से कहती है, अरे भाई साहब, हमारे होते हुए आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर होने को किसने देखा है, जो होना है वो तो होकर ही रहता है। अब आप कहाँ इस गांव में किसी अरे गहरे नौकरों के हवाले सोनाली को छोड़ेंगे। आखिर सोनाली भी हमारी बेटी रचना की तरह ही है। मैं सोच रही थी क्यों न सोनाली हमारे साथ हमारे घर रहे, इससे सोनाली को हम सबका प्यार भी मिल जाएगा और वहाँ अच्छे से उसकी देखभाल भी हो जाएगी। निर्मला जी, आपने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। आरती के गुजर जाने के बाद मुझे सोनाली की ही फिक्र रह गई थी, जिसे आपने दूर कर दिया। अरे भाई साहब, अब मुसीबत के वक्त हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। अच्छा, वो मैं कह रही थी कि आपका घर इतना बड़ा है, सोनाली बिटिया मेरे छोटे से घर में कैसे रह पाएगी। क्यों ना मैं रचना और इनके पापा के साथ यहीं सोनाली के पास रुक जाऊं। आखिर ये भी तो अपना ही घर है। जी बिल्कुल, इसे अपना ही घर समझें और आप लोग यहीं पर रहिए। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। इतना बोलकर घनश्याम चला जाता है। तभी निर्मला का पति धनीलाल वहाँ आता है। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे ये मेरी बहन का घर है। अपना घर छोड़कर यहाँ पर रहना मुनासिब है क्या? हम सोनाली बिटिया को यहाँ से अपने घर भी ले जा सकते हैं। तुम तो चुप ही रहो जी। मुझे अच्छे से पता है मुझे कहाँ रहना है और कहाँ नहीं। तुम्हारी उस टूटी फूटी सी झोपड़ी और तुम्हारा वो 10,000 वाला कमाई, उससे तो हमारा गुजारा होने से रहा। ये सोनाली सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है और मैं इस सोने की मुर्गी को अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकती। अब तो बस तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। इस तरह से उसकी मामी सोनाली के बड़े से घर में ठाठ से ऐसो आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगती है और वो अब धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाना भी शुरू कर देती है। सोनाली के पिता के सामने तो अच्छा बनने का नाटक करती, लेकिन उनके पीठ पीछे ही वह सोनाली से घर का सारा काम करवाने लगती है और उसे ठीक से खाना तक नहीं देती, जबकि घनश्याम के पैसों से ही उसका पूरा घर चलता था। एक दिन सोनाली बर्तन धो रही थी, तभी निर्मला और बर्तन लेकर सोनाली के आगे पटक देती है। मामी जी, ये बर्तन तो साफ ही है। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगी कि कौन सा काम सही है और कौन सा गलत। चुपचाप से सबको दोबारा साफ कर, समझी? और उसके बाद तुझे पूरे घर की सफाई भी करनी है। बेचारी सोनाली फूलों से पली माँ के गुजर जाने के बाद प्यार को तरस गई थी। वह अक्सर रोते रहती। उसकी मामी से उसे ताने और मार के सिवा कुछ नहीं मिला। जब देखो उसकी मामी निर्मला सोनाली के लिए जहर उगलते रहती थी। निर्मला की बेटी रचना सोनाली से छोटी थी, लेकिन वह बहुत ही समझदार थी। वह सोनाली को अपनी सगी दीदी की तरह ही प्यार करती थी, लेकिन दोनों बहनों का आपस में इतना प्यार निर्मला को एक आंख नहीं भाता था। कितनी बार तुझसे कहा है इस कलमुही से दूर रहा कर, लेकिन तेरे समझ में ये बात नहीं आती है ना। और तू कलमुही, जब देखो मेरी बेटी को बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। ऐसी कोई बात नहीं है मामी। हाँ माँ, मैं तो बस। तू चुप कर और खबरदार जो इस मनुष्य से दोबारा बात की तो जा, अब जाकर अपने कमरे में पढ़ाई कर। इसको तो मैं देखती हूँ। निर्मला सोनाली को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। घर में इतना काम पड़ा है और महारानी यहाँ बैठकर गप्पे हाँक रही है। इसी तरह सोनाली का दिन अपनी मामी के दिन ब दिन बढ़ते अत्याचार को सहते हुए कट रहा था। कुछ ही महीनों बाद सोनाली के पिता गांव आने वाले थे। वे अब सोनाली की शादी कर देना चाहते थे, लेकिन निर्मला यह कहाँ होने देने वाली थी। वह चाहती थी कि सोनाली से पहले उनकी बेटी रचना की शादी हो और सोनाली जिंदगी भर के लिए नौकरानी बनकर घर में ही बैठी रहे।
अरे ओ रचना की माँ, शहर से भाई साहब की चिट्ठी आई है। वो अगले महीने ही आने वाले हैं। वो कह रहे थे अब सोनाली बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। उन्हें सोनाली के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। देखो जी, मैं वो सब नहीं जानती। मैं तो सबसे पहले अपनी बेटी रचना की शादी करूंगी, उसके बाद ही सोनाली के बारे में सोचूंगी। ये तुम क्या बोल रही हो? अपनी रचना बिटिया तो अभी बच्ची है और वह सोनाली से काफी छोटी है। सोनाली से पहले हम उसकी शादी कैसे कर सकते हैं? मैं वो सब नहीं जानती। जब तक सोनाली इस घर में है, हमें भी इस घर में ऐश की जिंदगी जीने को मिल रही है। और तो और घर का सारा काम भी सोनाली ने ही संभाल रखा है। अगर उसकी शादी हो गई, फिर तो भाई साहब हमें जो हर महीने 30,000 का मनी ऑर्डर भेजते हैं, वो भी बंद कर देंगे। उसके चले जाने के बाद हमारी सारी रईसी बंद हो जाएगी। फिर हमारा घर कैसे चलेगा और मेरी रचना बिटिया की शादी कैसे होगी? ऐसी कोई बात नहीं है। भाई साहब हमारी रचना बिटिया को भी सोनाली की तरह ही प्यार करते हैं और वो हमारी रचना बिटिया की शादी में भी हमारी मदद करेंगे। तुम तो चुप ही रहो जी। अगर तुम्हारे हिसाब से चली फिर तो हो ही गया। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। वो सोनपुर वाला रिश्ता बहुत ही अच्छे घराने से है। उस घर में अगर किसी तरह से हमारी बेटी रचना चली गई, फिर तो उसकी किस्मत ही चमक जाएगी। तुम देखना, हमारी बेटी रचना दिखने में सोनाली से ज्यादा सुंदर है। लड़के वाले को हमारी बेटी रचना ही पसंद आएगी। अगर लड़के वाले ने सोनाली को पसंद कर लिया तो? ऐसा कभी नहीं होगा। लड़के वाले तो हमारी बेटी रचना को ही पसंद करेंगे। अब तो बस तुम देखते जाओ। इतना बोलकर निर्मला सोनाली के पास जाती है और बोलती है, अरे ओ मनूस सुन, वो अपना बेलापुर में जो खेत है ना, उसमें बहुत ही घास और जंगल उग गए हैं और कोई मजदूर इतनी दूर इस चिड़चिड़ाती गर्मी में वहाँ जाने को तैयार भी नहीं है। इसलिए आपसे तू वहाँ जाएगी और वहाँ से घास काट कर लाएगी। लेकिन मामी, इतनी तेज धूप में मैं ये सब कैसे करूँगी? मैंने तो आज तक खेतों में काम नहीं किया है। अरे नहीं किया है तो अब से कर ले, समझ गई? तभी उधर से रचना आ जाती है। माँ, बहुत हो गया। आप कैसी औरत हैं? आपके दिल में दीदी के लिए जरा भी दया नहीं, जो आप इन्हें चिड़चिड़ाती धूप में जलने के लिए खेत में काम करने भेज रही हो। तू तो चुप कर। मैं जो भी कर रही हूँ तेरी ही भलाई के लिए कर रही हूँ। अब जा अपने कमरे में। घर के मामलों में बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझी? रचना उदास मन से वहाँ से चली जाती है और सोनाली खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सोनाली का चेहरा तेज धूप में खेतों में काम करने से खराब हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ निर्मला अपनी बेटी रचना महंगे महंगे क्रीम और उपटन लाकर लगाने को देती है। ये सब क्या है माँ? मुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत है? मेरी कौन सी अभी से शादी होने वाली है? इन सब चीजों की जरूरत तो अभी दीदी को है। मैं ये सब नहीं लगाने वाली हूँ। तू बहुत भोली है बेटा, तुझे कुछ नहीं पता। यह सब हम तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। सोनपुर गांव वाला लड़का बहुत ही अच्छा है। ऐसा रिश्ता मैं हाथ से जाने नहीं दे सकती। सोनपुर वाले लड़के से तो तुम्हारी ही शादी होगी। क्या माँ, आपका दिमाग तो ठीक है ना? आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हो? दीदी तो मुझसे बड़ी है और सोनपुर वाले लड़के से उनकी ही शादी होनी चाहिए और मैं ये शादी हरगिज नहीं करूँगी। प्लीज माँ, सोनपुर वाले लड़के से सोनाली दीदी की शादी करा दीजिए। तू चुप कर, तुझे अभी कुछ भी नहीं पता। हम जो भी कर रहे हैं तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलता। उस घर में ब्याह कर जाएगी तो रानी की तरह रहेगी। वे लोग बहुत ही ऊंचे खानदान वाले हैं, दूर दूर तक नाम है उनका। माँ देखो, ये आप बहुत गलत कर रही हो। प्लीज माँ, मेरी बात मान जाओ। मैं अभी पढ़ाई करना चाहती हूँ। आप सोनाली दीदी की सही सलामत से शादी होने दो। उनके साथ इतना अन्याय मत करो माँ। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगी कि क्या सही है और क्या गलत। जितना बोल रही हूँ ना उतना कर, वरना मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगी, समझी? इतना बोलकर निर्मला वहाँ से चली जाती है। इधर रचना बहुत ही परेशान हो जाती है। क्या करूँ? ये मेरी माँ को क्या हो गया है?
मैं अपनी माँ को कैसे समझाऊं? हे भगवान, अब तू ही मेरी मदद कर। इधर धनी राम भी अपनी पत्नी को सोनाली के साथ इतना बड़ा अन्याय करते देख उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निर्मला को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह सोनाली पर अत्याचार करना कम नहीं करती है। एक दिन सोनाली खेतों में सुबह से काम कर रही थी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वह प्यास से व्याकुल हो उठी। वह घर जाना चाहती थी, लेकिन अपनी मामी के डर से वह घर नहीं गई और काम करती रही। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। काश मुझे कहीं से थोड़ा पानी मिल जाता। हे भगवान, मेरा गला सूखा जा रहा है। तभी सामने से एक बूढ़ी जादूगरनी हाथ में पानी का मटका लिए सामने से जाते हुए दिखाई देती है। अरे बेटी, इस चिड़चिड़ाती दोपहरिया में तुम इस सुनसान जंगल में अकेले क्यों काम कर रही हो? देखो तो कैसे पूरा मुंह धूप में झुलस गया है। आओ इधर छांव में बैठो और ये लो पानी पी लो। तुम्हें बहुत प्यास लग रही थी ना? हाँ अम्मा, लेकिन आपको कैसे पता? और आप यहाँ क्या कर रही हो? बेटी, मैं एक जादूगरनी हूँ और मेरा काम ही है इधर से उधर भटकते रहना। खैर छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। तुम्हारी यह हालत आखिर कैसे हुई और किसने की? तभी सोनाली उस जादूगरनी को सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद जादूगरनी कहती है, अच्छा तो यह सब तुम्हारी मामी तुम्हारी शादी नहीं होने देने की वजह से कर रही है। अच्छा, अब मैं भी देखती हूँ तुम्हारी शादी होने से कौन रोकता है। बेटा ये लो, ये जादुई सोने का लहंगा है और यह जादुई चांदी की सैंडल है। ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है। इसे जब तुम्हें लड़के वाले देखने आए तब पहन लेना, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम घर जाओ बेटी। सोनाली खुशी खुशी सोने का फ्रॉक और चांदी का सैंडल लेकर घर आ जाती है। अगले दिन सोनाली के पिता घनश्याम भी घर आ जाते हैं और फिर वो लड़के वाले को घर पर बुलाते हैं। निर्मला खुशी खुशी अपनी बेटी रचना को अच्छे से तैयार करती है। इधर सोनाली उस जादुई सोने के फ्रॉक और चांदी के सैंडल को पहनकर तैयार होती है। सोनाली जैसे ही सोने के फ्रॉक और चांदी के सैंडल को पहनती है, वह बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। वो एक राजकुमारी की तरह लग रही थी। जब सोनाली और रचना दोनों ही लड़के वालों के सामने आते हैं, सोनाली की अद्भुत सौंदर्य और शालीनता को देखते ही लड़के वाले उसे पसंद कर लेते हैं। भाई साहब, आपकी बेटी तो लाखों में एक है। जितना सुना था उससे बढ़कर पाया है। हमें यह रिश्ता मंजूर है। आप जल्दी से शादी की तैयारियां कीजिए। हम अगले ही हफ्ते बारात लेकर आते हैं। यह सुनकर सभी खुशी से झूमने लगते हैं। वहीं निर्मला का मुंह बन जाता है। आखिर मेरे इतना अत्याचार करने के बावजूद भी ये मनुष्य एकदम से इतनी सुंदर कैसे हो गई? मुझे पता तो करना होगा। तभी निर्मला चुपके से कान लगाकर सोनाली के कमरे में झांकने लगती है। तभी सोनाली अपने जादुई सोने के फ्रॉक और चांदी के सैंडल का धन्यवाद कर रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई सोने के फ्रॉक और जादुई सैंडल। आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आई है। अच्छा, तो ये सब इस जादुई सोने के फ्रॉक और चांदी की सैंडल की वजह से हुआ है। तभी निर्मला गुस्से से सोनाली के पास जाकर उसका फ्रॉक और सैंडल उसे छीनने लगती है। तभी जादुई फ्रॉक में से एक डंडा निकलता है और सैंडल में से एक रस्सी निकलती है और निर्मला की खूब पिटाई करने लगती है। अरे मर गई रे, बचाओ, रोको इसे, अरे कोई बचाओ, रोको। तभी निर्मला की आवाज सुनकर रचना और धनी राम भी वहाँ आ जाते हैं। हे जादुई फ्रॉक और जादुई सैंडल, मेरी मामी को छोड़ दो प्लीज, इन्हें माफ कर दो। ये जैसी भी है आखिर हमारी मामी है। प्लीज इन्हें माफ कर दो, छोड़ दो इन्हें। माँ, देखा आपने, आपके लालच ने आपको इस तरह से अंधा बना दिया कि आप इंसानियत तक भूल गई। आज सोनाली की वजह से आपकी जान बच पाई है। माँ, जिद छोड़ दो और सोनाली दीदी को अपना लो। वो भी किसी की बेटी ही है। आखिर आप कब तक दीदी के लिए दिल में नफरत भरकर रखोगी? आज हम जो कुछ भी है सब दीदी की वजह से ही है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। प्लीज मुझे माफ कर दे। और फिर सभी धूमधाम से सोनाली की शादी सोनपुर वाले लड़के से करा देते हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।